बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि बीच में बहुत सारे एग्जाम्स थे। मैं स्टैटिस्टिक के ऊपर बता रही थी, नोट्स का काम चल रहा था और भी ऑफलाइन क्लासेस, तो बहुत सारा शेड्यूल बिजी था। सो अभी आप लोगों के एग्जाम में टाइम है। जो भी सोल के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम 25 को है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये पूरी बुक कंप्लीट करा दी जाए। इसका मैं एफएम का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुकी हूँ मैं, और यूनिट 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2, और आज के आज ही इसको खत्म करेंगे। कैपिटल बजटिंग लेसन 1 ही है, इसके अंदर यूनिट छोटा सा है, फॉर्मुलेस भी है, थ्योरी भी है, दोनों डिस्कस करेंगे और चैप्टर को यही फिनिश करेंगे। उसके बाद यूनिट 3 तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अभी फिलहाल यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। कैपिटल बजटिंग, राइट। तो कैपिटल बजटिंग होता क्या है, राइट। तो पहले हम लोग थोड़ी बहुत थ्योरी समझ लेते हैं इसकी, कि थ्योरी है क्या एक्चुअल में, है ना। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, मोस्ट प्रोबेबली वो देख ले, क्योंकि उसके बाद ये टॉपिक समझ आएंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें बीच में यूज होंगी जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में यानी यूनिट नंबर 1 में करवाई थी। सो आप वो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन, फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। यानी कि हर एक फाइनेंशियल मैनेजर को ना ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन तो लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन से? फाइनेंसिंग डिसीजन है, एक इन्वेस्टमेंट है और एक डिविडेंड है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो वो क्या है? इज बेसिकली कंसर्न विद द फाइनेंसिंग ऑफ करंट एंड फिक्स एसेट ऑफ द फर्म, यानी जो फर्म है उसके हमारे करंट और फिक्स एसेट के बारे में जो है डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट किस में होगी, मतलब किस समय के लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी या शॉर्ट टर्म के लिए होगी। लॉन्ग टर्म आपको पता है 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, जबकि शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 साल से कम के लिए होती है। तो यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल बजटिंग का नाम देते हैं। आई होप आपको क्लियर है, बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वही डिसाइड करता है, इवेलुएट करता है कि किस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है, किसमें पैसा लगाना चाहिए, किसमें नहीं लगाना चाहिए, रिस्क किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा। वो सब कुछ चीजें इवेलुएट करता है, एनालाइज करता है, उसके बाद ही सारी चीजों का डिसीजन हो पाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, डिस्काउंटेड होते हैं, नॉन डिस्काउंटेड, अभी हम इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये भी समझना है कि साथ ही साथ कैपिटल बजटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो, फीचर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, नेचर बोलो, बात एक ही है। तो सबसे पहला आता है एक्सचेंज ऑफ करंट फंड्स फॉर फ्यूचर बेनिफिट, यानी कि हम करंट फंड को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके लिए, किसके फायदे के लिए, फ्यूचर के बेनिफिट्स के लिए। भाई जाहिर सी बात है, नाम से ही क्लियर है चैप्टर का, कैपिटल बजटिंग। हम लोग बजटिंग कर रहे हैं, यानी बजट बनाना। जैसे हम लोग फैमिली के बजट्स बनाते हैं, ऐसे ही जो है फाइनेंशियल मैनेजर भी डिसाइड करेगा कि उसको किस में पैसा लगाना है। कैपिटल बजटिंग इसी को डिस्क्लोज करता है कि लंबे समय के लिए आप किस में पैसा लगाएं ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। वही हमारा कैपिटल बजटिंग है। तो फीचर्स भी यही कहते हैं कि करंट फंड्स जो होते हैं उसको एक्सचेंज करना, ताकि फ्यूचर के बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो, रिटर्न अच्छा से अच्छा मिले। द फंड आर इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट, देखो नाम से ही क्लियर हो गया, अभी समझाया, लंबे समय के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना ताकि हमें अच्छा आउटपुट मिले। एंड द फ्यूचर बेनिफिट विल अकर टू द फर्म ओवर अ सीरीज ऑफ द ईयर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इरिवर्सिबल, विच मीन्स वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने ले लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए कहीं लगा दिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 करोड़ लगा दिए, तो क्या आपका डिसीजन बाद में बदल सकता है? नहीं, वो तो आप लगा चुके हैं, पैसा तो आप लगा चुके हैं, उसके बाद आपका जो डिसीजन है वो चेंज नहीं हो सकता।
है ना। इट इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड एंड देयरफॉर आर रिस्की, तभी ये रिस्की होते हैं। रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं बट यहाँ पे सोच समझ के काम करना होता है, डिसीजन पहले ही लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को। तभी तो कहा गया है ना, सबसे पहली लाइन ही हमें यही पढ़ाई गई थी कि फाइनेंशियल मैनेजर को 3 डिसीजन लेने होते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और डिविडेंड, है ना। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर कंपलसरी टू बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस में हमारे को कंपलसरी डिसीजन लेने पड़ते हैं कैपिटल बजटिंग में। सबसे पहला तो रिप्लेसमेंट है ना। अब ये तो है नहीं कि मन में आया चलो ठीक है इसमें 5 करोड़ लगा दिया, फिर अच्छे ना लगा तो ये हो गया। यानी कि अगर हमने किसी बिल्डिंग में पैसे लगा दिए, कल को हम बोले हमें तो बिल्डिंग पसंद ही नहीं आ रही, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा, पैसे तो जा चुके हैं। तो इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ते हैं, चीजों को एनालाइज करना, इवेलुएट करना होता है। रिप्लेसमेंट क्या कहता है? रिप्लेसमेंट कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट में बिकम नेसेसरी आइदर ऑन अकाउंट ऑफ द बिंग वॉर्न आउट और बिकमिंग आउटडेटेड एंड अकाउंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यानी नई नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है, तो यानी हमें ये भी सोचना पड़ता है रिप्लेसमेंट कब होगी, कैसे होगी, है ना। तो इन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है। एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशन भी बहुत जरूरी होता है हमारा। अ फर्म में भी हैव टू एक्सपैंड इट प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को अगर वो बढ़ाना चाहता है तो वो कब बढ़ेगी? जब कस्टमर की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी विल विच विल रिक्वायर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए हमें पैसा भी तो चाहिए ना, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए होगा, तभी तो एक्सपेंड होगा। या हम सपने में सोचते रहेंगे कि नहीं अब हमें क्या है, अपने बजट को बढ़ाना है यानी इन्वेस्टमेंट करना, बट पैसे है नहीं तो हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ उसके साथ में समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी कोई कंपनी रन नहीं करी, ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं, तो मैं ना साथ में हमेशा डेली लाइफ एग्जांपल जरूर रिलेट करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए चीजें, राइट। तो जैसे आप देखते हो कि एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, सपोज वो दुकान जो है स्टेशनरी की है, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ समझाने के लिए। तो अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो यानी कि अगर उसकी डिमांड बढ़ी है तो ही तो वो एक्सपैंड करेगा ना, या फिर सपने में सोचता रहेगा ये प्रोडक्ट मेरे को रखने हैं और इस तरीके से बढ़ाऊंगा, तो बट कैपिटल भी चाहिए। तो सेम इसी तरीके से हमारा होता है। इन सच अ इवेंट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट इज नेसेसरी, यानी कि जो फिक्स एसेट है जो चेंज नहीं हो सकती, उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, तो ही हमारा जो एक्सपेंशन देखने को मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है? बिजनेस में भी लाइक टू रिड्यूस इट रिस्क बाय ऑपरेटिंग इन several मार्केट रेदर देन अ सिंगल मार्केट। इन सच अ इवेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बिकम नेसेसरी फॉर परचेज अ न्यू मशीनरी एंड फैसिलिटी टू हैंडल अ न्यू प्रोडक्ट। आपने सोचा कि अगर आप सोचो कि आप पुराने जमाने की तरह जियोगे, वही प्रोडक्ट लगाओगे, वही बना रहे हो, वही चीजें कर रहे हो, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट ला रहे हो, नई मशीनरी, नई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट हैंडल करो, तो डाइवर्सिफिकेशन हमें ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है। रिस्क कम हो जाते हैं। रिस्क कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो है मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहता है लार्ज सम ऑफ मनी मे हैव टू बी एक्सपेंडेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन केस ऑफ दोज इंडस्ट्रीज वेयर टेक्नोलॉजी इज रैपिडली चेंजिंग। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है, डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है। आजकल आप आसपास ही देख लो, किसी दुकान का ही छोटा एग्जांपल ले लो, आपको शॉपिंग भी करनी होती है तो भी आप 10 तरह की वैरायटी देखते हो, उसमें भी ये चेकआउट करते हो कि कम प्राइस में अच्छी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी, है ना। तो इसी तरीके से है। मिसलिनियस में आ जाता है बेसिकली अ फर्म में हैव टू इन्वेस्ट मनी इन द प्रोजेक्ट विच डू नॉट डायरेक्टली हेल्प इन अचीविंग प्रॉफिट ओरिएंटेड गोल, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। और भी कई सारे खर्चे होते हैं जिसको मिसलिनियस में काउंट किया जाता है और वो भी करवाने जरूरी होते हैं, नहीं तो हमें दिक्कत आ सकती है। तभी यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल बजटिंग में कुछ डिसीजन जो होते हैं वो लेने ही पड़ते हैं, कंपल्सरी है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस में आता है लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये भी हमें अच्छे से पता चल गया, तो याद करने की जरूरत नहीं है, डिफाइन अगर समझ आ गई ना, खुद से पॉइंट्स बन जाएंगे आप लोगों से। लॉन्ग टर्म डिसीजन है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन रिस्क पे हमारा इफेक्ट आता है, रिटर्न पे आता है, क्योंकि लंबे समय के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमने पढ़ लिया, इसको आप और बना के देख सकते हैं। इरिवर्सिबल इन नेचर है, मोस्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन है इरिवर्सिबल नेचर। वन डिसाइडेड, वही सेम चीज है जो मैंने आपको अभी बताई, एक बार ले लिया तो उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते, या फिर आपको कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल बैकआउट नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ द अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड इकोनॉमिक एनवायरमेंट फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल, ये हम काफी बार पढ़ के आ चुके हैं। कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझे कि कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस होता है यानी कि किस तरीके से किया जाता है, यानी कि कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और ये जो है प्रोसेस है इसमें चेंज नहीं होगा, स्टेप वाइज लिखने होंगे, आगे पीछे इसको नहीं कर सकते आप लोग। सबसे पहले चीजों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। किसको पहचानना? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि जो हमारी संस्था है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो लंबे समय के जो गोल्स है ना, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, पहचानना। यानी सबसे पहले बिगिनिंग में क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है फाइंड आउट द वेदर स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट विल बी मोर सुटेबल। यानी फर्म को देखा जाए और लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट के हिसाब से गोल्स को देखा जाए तो
हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई क्या गोल्स है ना। एक नया प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होने जा रहा है तो हम उसके ऊपर तभी पैसा लगाए जब कुछ कुछ काम का है, यानी कि लोग उसको खरीदेंगे, रिस्क थोड़ा कम होगा, ये सारी चीजें एनालाइज करना, यानी कि सबसे पहला आइडेंटिफाई करना, चीजों को पहचानना। दूसरा स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल। स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल का मतलब क्या हुआ, तो स्क्रीनिंग बोले तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले व्हेन द मैनेजर इज सेटिस्फाइड, जैसे ही मैनेजर सेटिस्फाई हो जाता है पहचानने के बाद, तो वो प्रपोजल कंफर्म टू द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द फर्म, ही और शी प्रोसीड ऑन टू द सेकंड फेज। वो सेकंड फेज में तभी आता है, यानी वो स्क्रीनिंग करता है, सेकंड फेज ही यही कहता है, मैनेजर डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोजल ऑन द फर्म, कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस प्रपोजल का हमारे फर्म के ऊपर। यानी जो लार्ज फर्म्स होती है इन प्रोजेक्ट एनालिसिस डिवीजन दैट लुक्स फॉर न्यू आइडियाज, है ना, नए नए आइडियाज हो गए, इवैल्यूएशन हो गया, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उससे, रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना है, ये सारी चीजों को स्क्रीनिंग करना होता है, यानी चीजों को एनालाइज करना। यानी कि एज सिंपल एज दैट, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बस ये देखा जाता है कि बेनिफिट कितना है और कितनी कॉस्टिंग है, ये चीज हमारी स्क्रीनिंग के अंदर देखी जाती है। एस्टिमेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट की। इसमें क्या होता है, कॉस्ट का एस्टिमेशन करना होता है और बेनिफिट्स ऑफ प्रपोजल्स देखने होते हैं कि भाई किसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है हमको, अगर हम इसमें पैसा लगाएं, यानी कि अगर हमारा इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो डेफिनेटली हमारे लिए वो बेस्ट है। बेस्ट क्या है, कॉस्टिंग बेनिफिट कह सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, राइट, यानी कि रिटर्न देखना बहुत जरूरी है। यानी कि द रिक्वायर्ड रिटर्न इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से इसको जानते हैं, जो आगे टर्म यूज होने वाली है, यूजिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्राइटेरियन। अच्छा, द प्रपोजल द प्रॉपर सॉरी द प्रॉपर कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो होती है अप्लाई की जाती है बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स पे, और उससे कुछ बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, राइट। फिर होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने, अगर सपोज हमें अच्छा लगा, सबसे पहला काम ही क्या था कि हमने चीजों को पहचाना, स्क्रीनिंग करी, कौन सी चीज कहाँ पे फिट बैठ रही है, फिर बेनिफिट देखा, फिर हमने देखा रिटर्न कितना मिल रहा है ना, फिर डिसीजन क्राइटेरिया पे आए हम लोग, फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया, कि हमने अरेंजमेंट कर लिया कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इंक्लूड अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल की, यानी कि चीजों को, पूंजी को, कैपिटल को अरेंज करना, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, ये सारी चीजें आ गई। फिर हमने कंट्रोल करना है, कंट्रोल कैसे, जब प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड उसके बाद होता है द फर्म मॉनिटर वेदर कॉस्ट आर इनकर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेट ऑफ स्टैंडर्ड। माइनर डेविएशंस जो होते हैं उसको अरेंज किया जाता है, डेविएशंस वेरी लार्ज द प्रोजेक्ट में बी अबॉन्डेड, यानी कि उस चीजों को कंट्रोल करना। फिर प्रोजेक्ट ऑडिट होती है, यानी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है जैसे ही, तो उसके बाद सक्सेस और फेलियर का रिटर्न हमारे सामने दिखाई देता है, राइट। तो बस वही है, ये इस तरीके से फॉलो अप होता है, यानी कि पहले हमने देख लिया, चीजों को एनालाइज कर लिया, फिर स्क्रीनिंग कर ली, फिर उसके बाद बेनिफिट कॉस्ट रिटर्न देख लिया, फिर सिलेक्ट कर लिया कि हमारे लिए ये वाला प्रोजेक्ट बेस्ट है, ये हमें अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा फायदा देगा, फिर फंडिंग कर दी, फिर हमने फॉलो अप एक्शन कर दिया, राइट। तो नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स क्या है। तो सबसे पहला टेक्निक के लिए आपको बस ये चार्ट अच्छे से समझ लेना है, चार्ट समझ गए ना तो आपको डेफिनेटली पूरा चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा। फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं अगर थ्योरी आती है तो सबसे पहला आता है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, सबसे पहले नॉन डिस्काउंटिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नॉन डिस्काउंटिंग की और ये है डिस्काउंटिंग की, राइट। तो नॉन डिस्काउंटिंग की अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। सो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हमारा जो टीवीएम है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि हमारा डिस्काउंटिंग मेथड में टीवीएम को, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। और टीवीएम का टॉपिक में बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड में सबसे पहला क्या आता है, हमारा पे बैक मेथड आता है, यानी कि ये वाला पे बैक पीरियड, है ना। तो पे बैक पीरियड होता क्या है, तो देखो, द पे बैक पीरियड मेजर द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल आउटले इन द प्रोजेक्ट, यानी एज सिंपल एज दैट कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमें पे बैक, यानी कि कितना पैसा वापस मिलेगा रिटर्न के साथ, तो वो पे बैक पीरियड है, नाम से ही क्लियर है। इसका एक क्वेश्चन भी दिया गया है, फॉर्मूला भी हमारे सामने गिवन है, तो हम एक बार वो जाके देख लेते हैं, ये देख हमारे सामने ही है। तो सबसे पहले पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमने कितना इन्वेस्ट करा, और एनुअल कैश इनफ्लो है कितना, दोनों को डिवाइड देंगे, देन यू विल गेट द पेमेंट पीरियड, है ना। क्वेश्चन है, इफ अ प्रोजेक्ट विथ लाइफ ऑफ 5 years involves an initial outlay of rupees 20 lakh and is expected to generate a constant annual inflow of 8 lakh, find the payback period of the project। तो पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या है, पहले इनिशियल हमने 20 लाख लगा रहा है, ये देखो 20 लाख रुपए लगाया, और उसके बाद एनुअल कैश इनफ्लो कितना था, 8 लाख था, दोनों को डिवाइड दिया, देन यू विल गेट 2.5 ईयर इज द आंसर, राइट। अगर ये तो बस एक समझाने के लिए दे रखा है कि भाई हमारा जो कैश फ्लो है वो अगर डिफरेंट होता है, 4 लाख 6 लाख, तो उस तरीके से पहले हम लोग सीएफ निकालते हैं, ये भी आपने स्टार्ट में काफी बार पढ़ रखी है चीजें, तो वही करना है, 4 + 6 10 हो गया, 10 + 8 18 हो गया, तो इस तरीके से निकाल के, और इनको पे बैक पीरियड को 3 साल का जो दे रखा है वो उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट।
तो यही था फॉर्मूला, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद ये डेफिनेटली ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं थ्योरी के बेस पे कि इसके सुटेबिलिटी कहाँ पर है। जैसे द फर्म में हैव द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ द रिकवरी इन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इजिएस्ट अपॉर्चुनिटी। बेसिकली ये बहुत इजीएस्ट मेथड होता है जिसको हम कैलकुलेट करना जानते हैं, सीख रहे हैं, फॉर्मूला सामने है, बहुत इजी सा है कि हाँ फॉर्मूला रखा और देन निकाल लिया, हमें पता लग गया कि कितना हमें रिटर्न मिलेगा। देन आफ्टर आता है काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और एआरआर भी बोलते हैं। तीनों में से कुछ भी बोले तो यानी कि हमें ये समझना है, ये भी नाम से क्लियर है कि हमें हमने कितना लगाया, यानी किस रेट से हमें रिटर्न मिलेगा, वही हमारा एआरआर होता है, यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसे कि हमने अगर कहीं पैसा लगाया, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में लगाया, कहीं लगाया, तो कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, 8%, 10%, 12%, इस तरीके से तो हमारा एआरआर होता है, राइट। तो परसेंटेज में इसका आंसर आता है। इसका फॉर्मूला हमारे सामने गिवन है, एआर इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट यानी आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट में कितना लगाया डिवाइड देना है और ऊपर आपका एनुअल प्रॉफिट का एवरेज आ जाएगा, राइट। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 40,000 की, स्ट्रीम ऑफ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि बिना डेप्रिसिएशन के जो हमारी अर्निंग बैठती है इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस के, तो वो EBDIT है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर थ्रू 5 ईयर्स, यानी कि 10,000, 12, 14, 16, 20, ये इस तरीके से हमें कुछ दे रखा है, यानी विदाउट डेप्रिसिएशन दे रखा है, सॉरी ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा उसके बाद बोला है कि फाइंड आउट द एज्यूम अ 50% टैक्स रेट एंड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस। देखो, आप लोगों ने अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है तो मैं मानती हूँ कि ये चैप्टर, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपको इजीली समझ आ जाएगा, जिसमें दो मेथड हमने पढ़े थे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है SLM, एक होता है WDB, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमें हर साल सेम रेट से ही जो है डेप लगाना होता है, वो SLM होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा क्वेश्चन गिवन था, बॉक्स हम लोग बनाएंगे, बॉक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ईयर हमें पता है और EBDIT क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला कॉलम, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो हमें एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले EBT निकालना है, यानी कि EBT निकालने के लिए सबसे पहले सबसे पहले क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में लाइफ, उसकी लाइफ प्रोजेक्ट की कितनी है। तो सबसे पहले देखो 40,000 हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो ले लिया, 5 साल के लिए गिवन है। देखो 5 साल हो गया ना, 5 ईयर्स की लिखा, ड्यूरिंग 5 ईयर, ठीक है। तो 5 ईयर की उसकी लाइफ थी, तो दोनों को डिवाइड दिया, देन यू विल गेट 8,000। 8,000 आ गया डेप। तो आपको बस कुछ नहीं करना, EBDIT ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, मैं अभी भी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखो 10,000 है, 10,000 में से डेप माइनस कर दिया, यानी कि 8,000 माइनस कर दिए, देन यू विल गेट 2,000। फिर आपको 12,000 में से 8,000 फिर से माइनस करना है, 4,000 आ गया। 14 में से 8 माइनस करे 6,000। 16,000 में से 8,000 माइनस करे 8,000। ये 8,000 जो है वो क्यों माइनस करे, क्योंकि आपको इन सब में से, यानी कि मैं लिख रही हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, EBDIT में से डेप माइनस करना है, और डेप था कितना, 8,000। तो हर साल इसमें से 8,000 माइनस कर दोगे तो आपका ये कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद PAT निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। 50% के साथ क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 50%, यानी कि अगर मैं 2,000 का यहाँ कर रही हूँ मैं, ठीक है, 2,000 का 50%, ठीक है। तो एक से एक जीरो गई, एक से एक गई, तो कितना बचा हमारा, 200 इंटू 5, तो कितना आ गया, 1,000 आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसी तरीके से निकालना है, मतलब जो भी हमारे आंसर्स आए हैं, मतलब ये जो ये आए हैं, इसको आपको इन सब का 50% करना है। क्वेश्चन में गिवन था तो ये 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, अभी आपको मैंने यहाँ पे ऊपर ऊपर बता दिया था, जस्ट अ सेकेंड, ये सिखा दिया था, ठीक है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना था। तो आफ्टर टैक्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे प्रॉफिट्स आए हैं, टोटल प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स 16,000 था, डिवाइड बाय 5 किया, 3,200 आ गया, ठीक है। 3,200 आया, तो देखो 16,000 को हमने डिवाइड दे दिया 5 से, ठीक है। तो 32 आ गया। 32 जैसे ही आया तो हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, ये 1000 नहीं है, इसको एक जीरो को हटा दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा लगी हुई है। ये छोटे मोटे एरर्स हैं जो कि आप क्वेश्चन करते दफा ध्यान देना है आपको। ये एक्स्ट्रा जीरो लगी हुई है, यहाँ पर आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा ऑलवेज 100 करते हैं, ठीक है। तो 16% आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। सो नीचे भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपका निकल जाएगा, वही एवरेज निकालना है और देन फिर परसेंटेज, राइट। इतना समझ आया आपको। उसके बाद आता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होती है हमारी, जो कि हम नेक्स्ट देख रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, है ना। तो ये क्या कहती है बेसिकली, तो इसके अंदर क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी एक कंसीडर होता है, एक फॉर्मूला समझना होता है। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो के।
ऑफ द इमीडिएट कैश आउटफ्लो, है ना, इनफ्लो और आउटफ्लो कह सकते हैं हम लोग डिस्काउंटेड पेबैक को हम लोग। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड इमीडिएट कैश आउटफ्लो, है ना। तो फॉर्मूला हमारे सामने एनपीवी इज इक्वल टू सी एफ वन अपॉन वन प्लस के, ठीक है, सी एफ टू अपॉन वन प्लस के टू दी पावर टू, ऐसे थ्री फिर फोर फिर एन एन तक जाएगा और सी जीरो, है ना। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे गिवन है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारे सामने गिवन ही है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले कंपनी इज कंसीडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, इनिशियल आउटले दे रखा है 12,500 का, है ना। और उसके बाद हमारे को एनुअल फोरकास्टेड एनुअल इनकम बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन बट आफ्टर ऑल द अदर चार्जेस के साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, और एनपीवी 12% के साथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो ईयर तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और नेट कैश फ्लो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। फिर 12% निकाल देंगे, 12% निकालेंगे तो हमारा ये वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमने सीख रखी है फर्स्ट चैप्टर में। फिर प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी, जैसे निकली एनपीवी कैसे निकलेगा, सबको प्लस कर देना है। और ये वाली जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है 12,500, हमें ऑलरेडी जो इनिशियल आउटले का न्यू प्रोजेक्ट का जो वैल्यू थी रुपीज में वो दे रखी थी, यानी सबको प्लस करके माइनस कर देना जो टोटल वैल्यू थी, तो फिर हमारा माइनस करके ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा था, ज्यादा कोई डिफिकल्टी आने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है, फॉर्मूले के साथ समझ आ जाता है। और एक ये फॉर्मूला है हम लोगों का, तो ये भी एक बार आपको समझ लेना है, एक मिनट। हाँ, तो फिर आता है आईआरआर क्या होता है, ठीक है, ये समझ लो। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या कंसीडर करता है, तो इसको बस एक बार समझना है कि जितना भी आपका आउटफ्लो है और इनफ्लो है वो दोनों बराबर होंगे। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर को कैसे पता लगेगा कि इसमें पैसा लगाना है, या सॉरी इस मेथड को अप्लाई करना है, तो वो आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इनफ्लो अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है तो हम आईआरआर को कंसिडर कर लेते हैं और वहां पे उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो आईआरआर का फॉर्मूला हमारे सामने जो है वो ऑटोमेटिकली गिवन है, सी जीरो इज इक्वल टू ये जो मैंने आपको बताया, बस आपको ये समझना है क्या क्या होता है, ठीक है, जो अभी समझाया था फॉर्मूला। सी जीरो इज इक्वल टू सी एफ अपॉन वन प्लस आर टू दी पावर वन एंड प्लस सी एफ टू अपॉन वन प्लस आर बाय टू, आर टू दी पावर टू है, और ऐसे ही एन तक जाएगा, ठीक है। तो आर क्या है, आर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। सी एफ बोले तो कैश इनफ्लो ऑफ डिफरेंट पीरियड है, डिफरेंट टाइम पीरियड है। सी जीरो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो एट जीरो टाइम पीरियड है। एस बी मतलब सेल्वेज वैल्यू है। और डब्ल्यू सी जिन्होंने डेप पढ़ रखा है उनको पता होगा ये कौन सी वैल्यू होती है, डब्ल्यू सी बोले तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने है, जल्दी से देखेंगे फटाफट से। एक फर्म है जो कि इवेलुएट कर रही है, एक प्रपोजल कॉस्टिंग आ रही है 1 लाख रुपीज, एनुअल कैश इनफ्लो उसका 25,000 है, और जो हमारा एंड ऑफ द ईच नेक्स्ट 6 ईयर के लिए अकरिंग कर रहा है, और इसकी कोई सेल्वेज वैल्यू भी नहीं है आईआरआर से इसको। तो हमें क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन समझ आ गया तो फॉर्मूला हमारे सामने है, एफ इज इक्वल टू आईसी। आईसी बोले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से आपको क्या करना है, डिवाइड देना है कैश इनफ्लो को। तो 1 लाख में से 25,000 को डिवाइड दिया तो हमारा एफ निकला, यानी फैक्टर टू भी लोकेटेड आ गया। जैसे ही आ गया बस इसको 12% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ये जो ये वाली वैल्यू है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी फर्स्ट चैप्टर में, आपको पेपर में दे भी जा सकती है, नहीं तो टेबल से आप लोग इसको देख सकते हैं बुक्स वगैरह में से जब आप सॉल्व करते हैं, नहीं तो कैलसी में भी आप कैलकुलेट करना सीख सकते हैं इसको, तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो 25,000 को ये वैल्यू गिवन थी पीवीएफ के अकॉर्डिंग 12% के हिसाब से, तो 4.111 आती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 लाख में से माइनस करें, देन यू विल गेट 2275 इज दी आंसर, है ना। तो प्रेजेंट एनुटी वैल्यू 1 रुपए के हिसाब से 12% का 6 ईयर का, वो तो नीचे दे रखी है कि वैल्यू है कितनी, ठीक है, वो साइड में देगा, है ना। 13% के हिसाब से निकालेंगे तो फिर वो 13% के हिसाब से पीवीएफ निकाल के बस वो इंटू करके करना है। मतलब पीवीएफ अगर पता है तो बिल्कुल भी दिक्कत आएगी नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो पीआई है हमारा, नेक्स्ट है हमारा पीआई। पीआई बोले तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ये कब हम देखते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बोल मतलब तभी यूज होता है ये मेथड जब हमें कुछ रिटर्न पता लगाना होता है, 1 रुपए के हिसाब से कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती है, और एनपीवी सेम रहता है। इजीएस्ट मेथड में से ये माना गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोगों का, देखो पीआई का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब इनफ्लो में से हमें आउटफ्लो माइनस सॉरी डिवाइड करना है, तो पीआई निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारे सामने गिवन है, सॉरी क्वेश्चन गिवन है। इनिशियल कैश आउटले प्रोजेक्ट 1 लाख है। इट कैन बी जनरेट कैश इनफ्लो 40,000, 30, 50, 20 ये सब दे रखा है 4 साल के लिए। अज्यूम करना है 10% इसका डिस्काउंट है, तो वही चार के हिसाब से अगर हम निकालें तो देखो पीवी कैसे निकला, पीवीएफ मतलब 40, 30 ये सब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, सबको जोड़ दिया, उनकी पीवीएफ की वैल्यू से उसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सबको मल्टीप्लाई करके टोटल जो कॉस्टिंग होती है उसमें से हमेशा माइनस, जैसे ऊपर किया था वैसे ही कर दिया हमें, जैसे ही हमारा आया बस हमें ये वाला लास्ट वाला जो स्टेप है वो इसको डिवाइड देना था, यानी कि जो वैल्यू आई है वो और जो क्वेश्चन में गिवन थी 1 लाख, दोनों को डिवाइड, देन यू विल गेट C1। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से था, और बस यही था पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है
तो आप अपना चैनल समझ के कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।